हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पहुंच चुके हैं डे 67 में। ठीक है, और ज्योग्राफी हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 ज्योग्राफी का रहेगा ओवरऑल, और ओशियनोग्राफी को आज हम देखेंगे। हमने ज्योग्राफी के जो 2 पहले के पार्ट थे उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस किया, आज हम ओशियनोग्राफी देखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो इसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक ये कोर्स एनरोल नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा कि प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से कोर्स एनरोल कर सकते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि जो भी यहाँ पर वीडियोज़ आप लोगों के लिए पोस्ट होते हैं जिसमें हम इन क्वेश्चंस का बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में जाकर डिस्कशन करते हैं, वो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी फिर वही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस कोर्स को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाएं, थोड़ा सा शेयर करें चीज़ों को। और क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमको फीडबैक मिला है, जो भी लोगों ने इस कोर्स को ट्राई किया है उनको अच्छा लगा है, काफ़ी डिस्कशन वगैरह सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन थोड़ा सा यह है कि चीज़ें लोगों तक कम पहुंच पा रही हैं। तो इसलिए जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को पहुँचाएँ। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को फैलाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के दिन का डिस्कशन। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, कि जैसा आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो ये बात तो श्योर है कि एग्ज़ाम डिले होगा, यूपीएससी का एग्जाम डिले होगा। ये चीज़ हम आपको पहले वैसे भी बता चुके हैं। और अब तो ये जो लॉकडाउन बढ़ गया है तो इससे ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है कि एग्ज़ाम तो आगे बढ़ना ही है। और मोस्ट प्रोबेबली कल जो मंडे है, मोस्ट प्रोबेबली कल हो सकता है कि यूपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन इस पर जारी कर दी जाए कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट या फिक्स डेट जो भी दी जाती है। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऑफिशियल आएगी उसके बाद तुरंत आप लोगों के लिए हमारे तरफ से वीडियो मिलेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। और दूसरी चीज़ है कि जो स्ट्रेटजी के बारे में लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो एक्सटेंडेड पीरियड होगा उसमें किस तरीके से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो वीडियो भी आप लोगों के सामने तुरंत आएगा। तो इसीलिए मैं फिर से बोलूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बाकी आपको इधर उधर कहीं भी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में ढूंढने की या कुछ भी उसके बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाएगी, और वो भी बिल्कुल डिटेल्ड स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिलहाल आज के दिन का डिस्कशन। देखते हैं आज के दिन के क्वेश्चंस क्या है। देखिए, पहले आज के दिन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ओशियन रिलीफ। ठीक है, ओशियन रिलीफ के जो सेक्शंस हैं उनको अरेंज करना है एज दे अकर फ्रॉम द कोस्ट टू द डीप सी। ठीक है, यानी कोस्ट से स्टार्ट करना है और जैसे जैसे वो डीप सी की तरफ को जाते टाइम, मतलब जाते हुए, जब उनका जो ऑप्शन मतलब वो होता है ऑर्डर कि जैसे कोस्ट के पास कौन सा है, फिर उसके बाद ऐसे करके। ठीक है, और ये है आपके 4 जो ओशियन रिलीफ है, दैट इज योर कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अबाइसल प्लेन और कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इनको आपको ऑर्डर में लगाना है और इनका ऑर्डर क्या होगा ये नीचे ऑप्शन में से आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, आप लोग इसको बताइए, अटेम्प्ट कीजिए क्या होगा ये। कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अबाइसल प्लेन और कॉन्टिनेंटल स्लोप। कोस्ट से स्टार्ट करते हुए डीप सी की तरफ को आपको जाना है। बताएंगे आप इसका जवाब? देखिए, सी जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर वो इसका सही दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही दिया गया है, यानी कि सबसे पहला जो है दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसके बाद होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर होता है कॉन्टिनेंटल राइज और फिर होता है अबाइसल प्लेन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा कोस्ट है। ठीक है, ये कहें इस तरफ से या इस तरफ से, आप जो भी कहें, दोनों तरफ से ये आपको कोस्ट दिख रहा है। ठीक है, इस कोस्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो जो ये वाला पार्ट होता है जो थोड़ा सा स्लोप होता है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे तो एकदम से जो यहाँ पर डिप आता है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके आगे जाके जो यहाँ पर का रीजन है, ये वाला रीजन जो है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल राइज। और इसके बाद जो यहाँ पर फ्लैट हो जाता है, दिस इज योर अबाइसल प्लेन। ठीक है, इसी में बीच में आपको पता है कि इस तरीके से मिड ओशियनिक रिजेस भी होती हैं कुछ। ठीक, यहाँ पर रिफ्ट वैली होती है बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रेंचेस होते हैं। ट्रेंचेस जैसे कि आपको पता है कि उस तरीके के रीजन्स होते हैं जो सबसे ज्यादा डीप होते हैं ओशियन में। ठीक है, और आपको नाम पता है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है वो किस ओशियन में है? ठीक है, क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन इज इन विच ओशियन, किस ओशियन में है? ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि बीच में ये देखिए इस तरीके से सी माउंट होते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं। सी माउंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, गयोट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर लाइक करती है और इनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप, फिर राइज और फिर अबाइसल प्लेन।
डाउट यहाँ पर आता है बेसिकली एक तरीके से कॉन्टिनेंटल राइज और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में कि कौन सा पहले है या कौन सा बाद में है। ठीक है, शेल्फ का जनरली आइडिया रहता है और अबाइसल प्लेन का हमें आइडिया रहता है कि अबाइसल प्लेन लास्ट में है, शेल्फ हमारा ऊपर है। तो स्लोप और राइज के बीच में जो है वहां पर थोड़ा सा डाउट होता है, तो उस डाउट को दूर करने के लिए आप ये डायग्राम जो है बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है दिन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वैसे। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको देखिए आप पहले क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ लैंड लॉक्ड सी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एन ओपन सी इन द ट्रॉपिकल रीजन विल हैव। यहां पर पहले चीज कंपैरिजन करना है ओपन सी और लैंड लॉक्ड सी के बीच में। लैंड लॉक्ड सी का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई सी है, ठीक है, और इसके चारों तरफ यहां पर क्या है, लैंड है, तो ये बन जाता है आपका लैंड लॉक्ड सी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एनक्लोज्ड सी। ठीक, इसका कंपैरिजन करना है आपको ओपन सी से। ओपन सी का मतलब है जिसके चारों तरफ लैंड नहीं है, ये जो पूरी तरीके से लैंड से कवर नहीं है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, किसका कंपैरिजन करना है, टेम्परेचर का, उनके तापमान का। ठीक है, और कहां पर, किस रीजन में करना है, ट्रॉपिकल रीजन में। तो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आप बताएंगे कि एवरेज टेम्परेचर जो है लेक लैंड लॉक्ड सी का इन कंपैरिजन टू द ओपन सी इन ट्रॉपिकल रीजन क्या होगा। ठीक है, तो जवाब आप लोगों को बताना है, हायर टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर होगा, या फिर जो ये इंफॉर्मेशन यहां पर दी है इससे हम टेम्परेचर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, इसका जवाब सोच के बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस सेक्शन में से नहीं बन सकता। टेम्परेचर का ये आपकी नॉलेज जो है उसको चेक करेगा। देखिए सही जवाब जो है इसका वो है हायर टेम्परेचर। ठीक है, अभी कैसे हायर टेम्परेचर है देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए हमें एक चीज का पता है, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर एंड कूल्स डाउन फास्टर एज कंपेयर टू द वाटर बॉडी। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें पहली चीज पता है कि एक कंसेप्ट होता है स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी जल्दी होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में या पानी की जो बॉडी है, वाटर बॉडी जो है उसको गर्म होने में टाइम लगता है और फिर वो ठंडी भी धीमे धीमे होती है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में लैंड की बात करें तो लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। पहला कंसेप्ट तो ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज, अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन की, ठीक है, यहां पर रीजन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में हमें पता है कि वैसे भी क्या होता है, जो सनलाइट है या आप कह सकते हैं जो इंसोलेशन है, सोलर रेडिएशन है या इंसोलेशन है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको पता है कि इंसोलेशन क्या होता है, यहां पर लिखा भी गया है, देखिए हाई इंसोलेशन। इंसोलेशन ज्यादा होता है, यानी कि वहां पर जो सूरज की किरणें हैं वो ज्यादा पड़ती हैं। ठीक, अब देखिए सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती हैं तो लैंड आपको पता है कि ज्यादा गर्म होगी। पहली बात तो यह है कि ट्रॉपिकल रीजन है तो लैंड और सी दोनों ज्यादा गर्म होंगी कंपेयर टू किसी और रीजन में। पहले हम रीजन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में लैंड और सी जो है वो ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू योर सब ट्रॉपिकल या किसी और रीजन में। ठीक, पहली चीज, पहला कंसेप्ट। अब दूसरी चीज है कि लैंड और सी दोनों गर्म होंगी, तो इन दोनों में से कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म कौन होगा। तो यहां पर हम वो चीज देख चुके हैं कि जो लैंड है वो ज्यादा गर्म होगी इज कंपेयर टू योर सी। ठीक है, अब लैंड अगर ज्यादा गर्म है, ठीक है, अब ये भी आप समझ गए कि ट्रॉपिकल रीजन में है तो लैंड का टेम्परेचर तो ज्यादा है ही है, ऑब्वियस सी बात है। पहली बात है टेम्परेचर ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि सी के कंपैरिजन में लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक, ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि एनक्लोज्ड सी है। अब एनक्लोज्ड सी होने की वजह से क्या है कि जो सी का कांटेक्ट है लैंड के साथ वो ज्यादा होगा। ठीक है, सी का कांटेक्ट जो है लैंड के साथ, जो कांटेक्ट एरिया है वो ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो इसकी वजह से जो सी का टेम्परेचर है एज कंपेयर टू जो एनक्लोज्ड सी है या लैंडलॉक्ड सी है, उसका टेम्परेचर का अगर हम कंपेयर करें विद देन ओपन सी, क्योंकि ओपन सी का क्या होगा कि जो लैंड का एरिया है वो कम होगा। समझे, ओपन सी अगर है, अगर मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर कोई सी एनक्लोज्ड है, ये अगर कोई सी है, इसके चारों तरफ यहां पर लैंड है, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, लैंड के साथ ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर कोई सी है ऐसे, और इसका लैंड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर मान लीजिए सिर्फ इतने एरिया में लैंड है इसके, तो यहां पर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो गया। ठीक है, तो उससे लैंड का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसका फर्क कम पड़ेगा। तो इसलिए एनक्लोज्ड सी का जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू योर ओपन सी इन द ट्रॉपिकल रीजन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम बात कर लें
हम किसी और रीजन में चले जाएं, ठीक है, तो यहां पर तो लिखा गया है, ये देखिए ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा है। अगर हम हायर लैटिट्यूड्स में चले जाएं, हायर लैटिट्यूड्स का मतलब है हम सब ट्रॉपिकल जाएं, उसके बाद सब ट्रॉपिकल के बाद अगर हम सब ट्रॉपिकल टेम्परेट इज वन एंड द सेम थिंग, उसके बाद अगर हम ऊपर पोलर रीजन में जाएं तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर टेम्परेचर कम होता है, वहां पर इंसुलेशन कम है, टेम्परेचर कम होगा, तो लैंड का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा कम होगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि लैंड, क्योंकि आपको पता है कि ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कम है तो लैंड जो है वो ठंडी जल्दी होगी, और ठंडी जल्दी होने की वजह से क्या होगा, फिर अगर आपका लैंड लॉक्ड सी है या एनक्लोज्ड सी है तो उसका कांटेक्ट आपका लैंड से ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ओपन सी से कम होगा, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब आपको सिंपल जो बात ध्यान रखनी है, मतलब जो पूरे की पूरी चर्चा का जो कह सकते हैं आप सार था या समरी थी, वो ये था कि अगर ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग हैं तो एनक्लोज्ड सी का टेम्परेचर जो है वो ओपन सी से ज्यादा है, ठीक है। रटना वैसे नहीं है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, अगर लेकिन फिर भी समझने में दिक्कत है तो चाहे आप रट भी सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल रीजन में जो लैंड लॉक्ड सी है या एनक्लोज्ड सी है उसका टेम्परेचर ओपन सी से ज्यादा है, पहली बात, ठीक। और अगर हम ऊपर चले जाएं सब ट्रॉपिकल रीजन में या ऊपर पोलर रीजन में, तो वहां पर जो लैंड लॉक्ड सी है, जो लैंड लॉक्ड सी है उसका टेम्परेचर ओपन सी से कम होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को ये कंसेप्ट, और मैं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सैलिनिटी ऑफ वेरियस वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको यहां पर कुछ वर्ल्ड की वाटर बॉडीज दी गई हैं, उनके सैलिनिटी को लेकर कुछ चीजें दी गई है। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी वाटर बॉडी में कितने आपके जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो डिसॉल्व्ड हैं, ठीक है। तो पहला दिया गया है बाल्टिक सी के बारे में कि बाल्टिक सी जो है, बाल्टिक सी में आपका क्या है, बाल्टिक सी की सैलिनिटी जो है वो ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा दिया गया है जो मेडिटेरेनियन सी है उसकी सैलिनिटी कम है। तीसरा दिया गया है जो ब्लैक सी है उसकी सैलिनिटी कम है। और चौथा दिया गया है कि इंडिया के इस रिस्पेक्ट में कि बे ऑफ बंगाल जो है उसकी सैलिनिटी कम है इन कंपैरिजन टू योर अरेबियन सी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको सैलिनिटी का कंसेप्ट का नहीं पता है या इन सी के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है या इनकी पोजीशन अगर आपको ग्लोब में नहीं पता है, तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन बेहद टफ है। और बेहद टफ इसलिए है क्योंकि 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सिंगल अगर होता तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, अदरवाइज ये क्वेश्चन एज सच मैं कहूंगा कि बहुत टफ है, ठीक है। 90% ऑफ द एस्पिरेंट जो है वो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हो सकता है कि चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट में फंस जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग यहां पर हैं, इस चैनल पर हैं, तो आप मैं कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा आई कैन से कि लकी है, ठीक है। और मैंने ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो पूरे के पूरे अपना जो ज्योग्राफी का कोर्स है, फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहां पर ये सारे कंसेप्ट बड़े अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको फिर से मैं कहूँगा कोई भी प्रॉब्लम अगर ज्योग्राफी में आती है तो जाके उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, पूरे की पूरे चैप्टर्स वहां पर सारे के सारे, पूरी की पूरी बुक हम लोगों ने कवर की हुई है, वहां पर आप जाके वो चीज देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बताना है, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, उसके बाद हम इसको फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कंपैरिजन किया गया है बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। बताएंगे आप इसका जवाब क्या है? देखिए इसका जो जवाब सही है दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। इसका जो जवाब दिया गया है दैट इज ऑप्शन डी कि ब्लैक सी की सैलिनिटी जो है वो कम है और बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है रिस्पेक्ट टू योर अरेबियन सी। बाकी मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी कम है, ये गलत बता रहा है, और बाल्टिक सी की सैलिनिटी ज्यादा है, ये भी ये गलत बता रहा है, ठीक है। क्यों है देखिए, अब हम एक एक करके इन सीज को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एक एक करके, ठीक है। पहले आ जाइए बाल्टिक सी के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत एक जूम फॉर्म में दिखाया है। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखना चाहें तो देखिए ये वर्ल्ड का मैप का कंटेक्स्ट लिया गया है, इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कहां पर मिलेगा आपको, बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी के चारों तरफ आप कंट्रीज देखिए कितनी सारी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, यहां पर रशिया भी है, ठीक है। यहां पर जो गल्फ है फिनलैंड है, यहां पर रशिया भी है, देन एस्टोनिया आपके पास है, लातविया आपके पास है, लिथुआनिया है, ठीक है, आपके पास पोलैंड है, आपके पास जर्मनी है। इन सारी की सारी जगह से, इन सारी की सारी कंट्रीज से नदियों का पानी यहां पर आता है, बाल्टिक सी में वो पानी ड्रेन होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनसे जो नदियां आती हैं दे आर 60+ रिवर्स। तो 60+ रिवर्स जो है वो बाल्टिक सी में अपना पानी ड्रेन करती है, ठीक है।
और आपको एक चीज पता होगी, ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जो नदियां होती हैं उनका पानी इज फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। और जितनी ज्यादा नदियों का अगर इन्फ्लक्स हो रहा है किसी भी सी में या किसी भी बड़ी वाटर बॉडी में, तो उसकी सैलिनिटी उतनी कम होगी, क्योंकि सैलिनिटी का मतलब होता है कि पानी में कितना नमक घुला हुआ है या कितना मिनरल सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, ठीक है। तो जितना ज्यादा नदियां उसमें आएंगी, क्योंकि नदियों में क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा। अब फ्रेश वाटर होने की वजह से क्या है कि वो नमक तो अपने साथ ला नहीं रही, नमक की क्वांटिटी या सॉल्ट की क्वांटिटी उस वाटर बॉडी में, उस सी में क्या है, फिक्स्ड है, और उसमें फ्रेश वाटर और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो पार्ट्स पर थाउजेंड या पार्ट्स पर मिलियन आप जिसको बोलते हैं, जो कंटेक्स्ट है जिसके थ्रू हम बेसिकली सैलिनिटी को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो वो चीज क्या है कि वो पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर थाउजेंड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको इस तरीके से देखिए, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई 1 लीटर पानी की बोतल है, ठीक है, साफ पानी की बोतल है 1 लीटर, आपने उसमें 1 चम्मच नमक डाला, सपोज करिए आपने उसमें 1 लीटर पानी में आपने डाला 10 ग्राम नमक, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको बात करें तो 10 पार्ट्स पर थाउजेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आप थोड़ा सा नमक और डाल लीजिए, मान लीजिए आपने इसमें 20 ग्राम नमक और डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 30 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। अब सपोज करिए आपके पास ये 10 ग्राम जो है, ये जो 10 ग्राम मैं बता रहा हूं, 10 ग्राम आपने पानी आपके पास है, आपने इसमें क्या करा कि आपने इसमें 1 लीटर पानी जो है वो और ऐड कर दिया, ठीक है, 1 लीटर पानी आपने इसमें और ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये 10 जो था, ये 10 ग्राम जो सॉल्ट है वो अब कितने पानी में हो गया, 2 लीटर पानी में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी सैलिनिटी आएगी या जो पार्ट्स पर थाउजेंड होंगे वो 5 पीपीटी हो जाएगी। अब देखिए 5 पीपीटी हुई, लेकिन आपने इसके लिए क्या करा, कुछ नहीं करा, आपने इसमें से नमक निकाला थोड़ी आपने बाहर, आपने इसमें सिर्फ 1 लीटर पानी और ऐड करा है। तो वही काम यहां पर होता है, जब रिवर्स का इन्फ्लक्स होता है तो बेसिकली काम यही होता है कि आपके पास सॉल्ट की क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन फ्रेश वाटर उसमें ज्यादा जुड़ जाता है, इस वजह से क्या है कि जो सैलिनिटी है वाटर बॉडी की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बाल्टिक सी में ध्यान रखिएगा कि 60+ रिवर्स जो है वो ये इसमें ड्रेन होती है, और इसलिए बाल्टिक सी की सैलिनिटी जो है वो कम है। तो क्वेश्चन में दिया गया था बाल्टिक सी हैज हाई सैलिनिटी, वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे, ब्लैक सी। ब्लैक सी में भी देखिए बहुत सारी नदियां आती हैं, ब्लैक सी में नदियां आती हैं, देखिए बड़ी फेमस नदी है डेन्यूब, नाइस्टर, सदनबर्ग, नाइपर, ठीक है, यहां से आती है कुबान। इसके बाद यहाँ पर नीचे भी बहुत सारी नदियां, ये देखिए ये सारी नदियां हैं जो यहाँ पर इसमें ड्रेन करती हैं। तो ब्लैक सी में भी इतनी सारी नदियां होने की वजह से यहाँ की सैलिनिटी जो है वो भी कम है। और ब्लैक सी में वैसे भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो लोकेशन है उसको आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पर सी ऑफ अजोव है, यहाँ पर नीचे ये सी ऑफ मार्मरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका एजियन सी है, ठीक है, दिस इज योर एजियन सी। और ये ही आगे जाके इस तरफ को अगर आप बढ़ेंगे तो आगे जाके ये मेडिटेरेनियन सी में मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है सारी की सारी, और कहां पर कौन सा स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है या कौन सा यहां पर स्ट्रेट है, या फिर इसमें कौन सी, हिंदी में अगर आप लोग इसको जानते हो तो कौन सी जल संधि है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी एक वीडियो सीरीज है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की, जिसमें 4 वीडियोस बने हैं और स्ट्रेट्स को हमने बड़े अच्छे से कवर किया है ठीक है। तो अगर किसी को देखना है तो प्लीज वो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो ब्लैक सी आप समझ गए, बाल्टिक सी आप समझ गए कि दोनों की सैलिनिटी जो है वो कम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की, तो मेडिटेरेनियन सी में जो है सैलिनिटी ज्यादा है, लेकिन उसका कारण यह है कि वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब जिस तरीके से देखिए कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, रिवर्स का पानी अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें इवेपोरेशन हो रहा है, जो वाष्पीकरण हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है सिर्फ पानी उड़ेगा, पानी भाप बन के सिर्फ पानी उड़ेगा, नमक तो नहीं उड़ेगा, तो पानी कम हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से फ्रेश वाटर आने से क्या हो रहा था, नदियों के आने से फ्रेश वाटर बढ़ रहा था, पानी बढ़ रहा था, इसमें जस्ट उसका अपोजिट होगा कि पानी यहां पर अब कम हो जाएगा, बस, ठीक है। तो पानी अगर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि नमक ज्यादा रहेगा, तो जो पार्ट्स पर 1000 वाली जो कंडीशन है या जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे मैं आपको लोकेशन यहां पर दिखा रहा था, देखिए ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी में भी थोड़ा सा यहां से इसके थ्रू, यहां पर आपका मैंने आपको बताया कौन सा सी था, सी ऑफ अजोव, सी ऑफ मार्मरा, और यहां से होते हुए जो पानी इधर आता है, थोड़ा बहुत यहां से फ्रेश वाटर आता है। और इसमें जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा ड्रेन मेडिटेरेनियन सी में नहीं होती, इसकी जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा है। तो यहां से जो आप कह सकते हैं कि
जो इवेपोरेशन होता है उसमें से जितना आप कह सकते हो कि पानी निकलता है, फ्रेश वाटर जो आता है, जो नदियों से फ्रेश वाटर आता है, वो लगभग उसका 1/3 ही है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहो एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 लीटर अगर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, 10 लीटर अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो सिर्फ 3.33 लीटर यानी कि इसका जस्ट 1/3 जो है वो फ्रेश वाटर आ रहा है नदियों से, बस इतना ही आता है इसमें। तो धीमे धीमे तो ऐसे करते करते इसकी सैलिनिटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज एक और है कि यहां पर एक ओशियन है, दैट इज योर एटलांटिक ओशियन। इस एटलांटिक ओशियन से भी थोड़ा बहुत पानी इसमें ड्रेन करता है। यहां पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा, मैं फिर से कहूंगा कि वो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज आप देख लीजिएगा। यहां पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसके थ्रू भी यहां से थोड़ा बहुत पानी जो है वो इसमें जाता रहता है। ये भी काफी सलाइन वाटर है, आपका लगभग 33 से 35 37 के आसपास इसकी सैलिनिटी है। ठीक है, एटलांटिक ओशन के वाटर की, तो वो यहां पर मेडिटेरेनियन सी में वो भी जुड़ता है, इसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक 3 की स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई। चौथे स्टेटमेंट क्लियर कर लेते हैं, इंडिया को लेकर जो बात की गई थी बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल इस तरफ है और अरेबियन सी इस तरफ है। ठीक है, और आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी नदियां जो है वो ड्रेन करती हैं। ठीक है, इधर की तरफ से आपको पता है कि यहां से बांग्लादेश की तरफ से ये जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र है, यहां पर जो नदी आती है दैट इज योर गंगा है। ठीक है, इसके बाद यहां से आपको नदी पता है उड़ीसा के पास से कौन सी आती है, महानदी है। ठीक है, उसके बाद यहां से आपकी नदी आती है गोदावरी, यहां से आपकी नदी आती है कृष्णा, यहां से आपकी नदी आती है कावेरी। ये बहुत सारी नदियां हैं जो यहां पर ड्रेन करती हैं ऑन द ईस्टर्न साइड। और जितनी ज्यादा फ्रेश वाटर की रिवर्स, फिर से वही बात है कि जितनी ज्यादा रिवर्स ड्रेन करेंगी उतनी ज्यादा सैलिनिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन अगर हम बात करें आपका अरेबियन सी में, तो अरेबियन सी में जनरली आपकी नदियां बहुत ज्यादा ड्रेन नहीं करती हैं। ऊपर से एक नदी पाकिस्तान की तरफ से आती है दैट इज योर इंडस। यहां पर जो इंडिया की तरफ से नदियां आती है दैट इज योर नर्मदा आती है, और यहां पर उसके नीचे, सॉरी यहां पर थोड़ा सा ऊपर से नर्मदा आती है, नीचे उसके तापी आती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा नदियां जो है वो इसमें ड्रेन नहीं करती है। ठीक है, बाकी इंडिया की रिवर्स के बारे में मैं आपको फिर से कहूंगा कि हम लोग जब अपना जो हमारा कोर्स चल रहा है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का, ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी का जो कोर्स चल रहा है, उसमें हम जब ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर कवर करेंगे, जब रिवर्स के बारे में देखेंगे, तब हम इन चीज़ों को वहां पर डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि इंडिया के रिस्पेक्ट में सैलिनिटी का कंसेप्ट ये है कि बे ऑफ बंगाल जिसमें ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं हमारे देश में, वो उसमें ज़्यादा आती है, ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, फ्रेश वाटर, इसलिए बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है। और सिमिलरली अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो वहां पर इवेपोरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है और इन्फ्लक्स ऑफ रिवर जो है वो कम है, इसलिए अरेबियन सी की सैलिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन का क्या है, चौथा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू टाइड्स। जो ज्वार आते हैं उनको लेकर यहां पर डिस्कस किया गया है, ज्वार भाटा को लेकर। ठीक है, चलिए बताएंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स मून्स ग्रेविटेशनल पुल अफेक्ट्स मोर देन द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। अब आपको पता है कि जो टाइड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए मून और सन यानी कि चंद्रमा और सूरज दोनों की जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो गुरुत्वाकर्षण का उनका बल है, दोनों का काम करता है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज है, अब लेकिन यहां पर लिखा गया है कि जो मून का है वो ज्यादा है, अफेक्ट्स मोर, तो अब आपको ये बताना है कि सही है या नहीं है। ठीक, और दूसरा दिया गया है, व्हेन द मून इज एट पेरिजी द रेंज बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स इज यूजुअली अनयूजुअली हायर। पेरिजी का मतलब होता है क्लोजेस्ट पोजीशन, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं, ये होता है क्लोजेस्ट पोजीशन बिटवीन द सन, बिटवीन द अर्थ एंड द मून। जो क्लोजेस्ट पोजीशन होती है दैट इज योर पेरिजी, जो फारदेस्ट पोजीशन होती है दैट इज योर एपोजी। अगर हम सन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं अर्थ के साथ, मतलब अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में, तो जो क्लोजेस्ट पोजीशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ होती है दैट इज नोन एज पेरीहिलियन। ठीक है, और जो फारदेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज योर एपहिलियन। ठीक है, फिलहाल आप पेरिजी पॉइंट को देख के ये जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। जवाब बता सकते हैं आप लोग इसका क्या है कि अर्थ में जो टाइड्स फॉर्मेशन होती है उसके लिए मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, पहला कंसेप्ट। और दूसरा यह है कि जब मून पेरिजी में है तो आपका जो हाई टाइड और लो टाइड है उनके बीच की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी। ये जो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर दी गई है बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों, 1 और 2। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज है ये। देखिए, ये चीज आपको पता है, जो डेफिनेशन दी गई है, द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल
once or twice a day mainly due to the attraction of the sun and the moon is called a tide. इसको tide बोला जाता है, ये आपको पता है. Gravitational pull to a great extent and to a lesser extent the sun's gravitational pull are the major causes of the occurrence of tides. ठीक है. और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस है ऑफ सन. ठीक है, ये भी चीज का भी थोड़ा सा आप नोट डाउन करिएगा इसको. ठीक है. और वंस इन अ मंथ यानी कि महीने में एक बार जब आपका जो मून का ऑर्बिट है वो क्लोजेस्ट टू दी अर्थ है यानी कि पेरिजी की पोजीशन पे है तो अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स आकर, क्योंकि देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, पहली चीज. अब मून जब सबसे पास होगा तो उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है तो वो ज्यादा उसको खींचेगा, तो इसलिए क्या होगा कि हाई टाइड जो है वो ज्यादा होंगे और लो टाइड जो है वो कम होंगे, तो उनके बीच की जो रेंज है वो ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एपोजी में, जब आपका जो मून है वो 2 हफ्ते के बाद फार्देस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा यानी कि एपोजी में पहुंचेगा तो क्या होगा कि मून ग्रेविटेशनल पुल अब कम हो जाएगा. ठीक है. और जो टाइडल रेंजेस है यानी कि आपका हाई टाइड जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगे, लो टाइड जो है वो बहुत ज्यादा लो नहीं होंगे. ठीक है. तो इसलिए इन दोनों के बीच की जो रेंज है वो कम हो जाएगी. ठीक है. बाकी जो टाइप्स ऑफ टाइड्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कैसे होते हैं. ठीक है. डायरनल टाइड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द डे की एक दिन में कितनी बार हो रहे हैं. ठीक है. डायरनल है, सेमी डायरनल है, इस तरीके से. और बाकी जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ है उनकी वजह से भी उसको क्लासिफाई किया जाता है एज योर स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पता है. अगर नहीं पता है तो प्लीज जाके मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर चैप्टर 14 एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके इसको आप देख सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं. इनका लास्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओशियन करंट्स. ओशियन करंट्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. पहला है कि वेस्ट कोस्ट है, जो पश्चिमी तट है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स एक्सेप्ट क्लोज टू द इक्वेटर आर बॉर्डर्ड बाय कूल वाटर्स. वहां पर ठंडा पानी होता है. ठीक है. दूसरा है कि वार्म करंट्स फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स. यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की, हम बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट की. पश्चिमी तट पर हम कह रहे हैं कि पानी ठंडा है और उत्तरी और ये पूर्वी तट पर यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर हम बात कर रहे हैं कि वहां से वार्म करंट्स है या फिर वहां पर आप कह सकते हैं कि पानी जो है वो गर्म है. ठीक है. पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी करंट को हम वार्म और कोल्ड कब बोलते हैं या किस तरीके से बोलते हैं. यहां पर ये कूल वाटर्स लिखा गया है, इसका मतलब अलग है. ठीक है. इसका मतलब अलग है. और यहां पर जो ये वार्म करंट्स दिया गया है इसका मतलब अलग है. ठीक है. कूल वाटर का मतलब है कि पानी ठंडा है और वार्म करंट का मतलब है कि वो जिस जगह से आ रहा है. करंट्स का नाम दिया जाता है जिस जगह से वो आ रहा है. अगर करंट जो है वो वार्म जगह से आ रहा है, गर्म जगह से आ रहा है तो उसको बोला जाता है वार्म करंट. अगर वो कोल्ड जगह से आ रहा है तो उसको बोला जाता है कोल्ड करंट. ठीक है. तो फिलहाल आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं ये चीज क्या है. 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा. कि वेस्ट कोस्ट पश्चिमी तट पर कूल वाटर है और वार्म करंट्स जो है वो पैरेलल फ्लो करते हैं ईस्ट कोस्ट के. रीजन सेम है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में. ठीक. चलिए जवाब बताइए जल्दी से इसका. देखिए फिर से इसके दोनों से, इस क्वेश्चन के भी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैप में देखते हैं. देखिए हम बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट की. ठीक. वेस्ट कोस्ट यानी कि आपका ये वाला कोस्ट. ठीक है. यहां से आप देख लीजिए ये सारा कोस्ट, यहां से आप देख लीजिए ये सारा कोस्ट. इस कोस्ट में ये दिया गया है आपको इक्वेटर. ठीक है. ये इक्वेटर है. यहां से नीचे से जो करंट आ रहा है ये है कोल्ड करंट. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नीचे जहां पर है यानी कि जो पोलर रीजन है वहां पर जो भी करंट होगा वो कौन सा होगा? कोल्ड करंट. अब यहां से कोल्ड करंट आ रहा है इस तरीके से. देखिए ऊपर को आप चाहे कह लीजिए यहां पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की बात कर लीजिए, चाहे आप बेनेगोला करंट की बात कर लीजिए, चाहे आप हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट की बात कर लीजिए. सारे के सारे करंट जो है वो कैसे हैं? ठंडे हैं, कोल्ड करंट है, क्योंकि ये पोल्स की तरफ से आ रहे हैं ऊपर को. अब ये इसी तरीके से मूवमेंट क्यों करते हैं ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है. कि आप कहें कि ऐसे मूवमेंट क्यों करते हैं, ये ऐसे करके यहां से ऊपर क्यों नहीं जाते. ठीक है. तो वो एक अलग विषय है, वो यहां पर हम डिस्कस नहीं कर सकते. जब हम ओशन करंट्स को लेकर, मैं फिर से कहूंगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में वही चैप्टर 14 एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वहां पर थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है. ठीक है. मतलब थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है. लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखना चाहें तो इसके बारे में हम एक फिर से अलग से सीरीज बनाएंगे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में, मैप्स की, वहां पर हम इसको कवर करेंगे.
ठीक है, फिलहाल आप ये चीज यहां पर इस डायग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, चाहे बेंगुएला करंट है, चाहे हम्बोल्ट या पेरू करंट है, सारे के सारे कोल्ड करंट है और ये वेस्टर्न कोस्ट में पाए जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए जो आपका इक्वेटर का रीजन है वहां पर आपका जो पानी है वो गर्म होगा, तो वहां से जितने भी करंट आएंगे दे ऑल विल बी योर वार्म करंट। तो अब आप किसी भी कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट चेक कर लीजिए, सॉरी ईस्ट कोस्ट, देखिए यहां पर वेस्ट ईस्ट कोस्ट चेक करेंगे आप तो आगुलास करंट है, यहां पर चेक करेंगे तो आपका ब्राजीलियन करंट है। ये सारे के सारे करंट कैसे हैं, कैसे हैं, वार्म करंट है, क्योंकि ये वार्म रीजन से आ रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पर ये मत बोल दीजिएगा कि ये फाल्कलैंड करंट तो ठंडा है, ये फाल्कलैंड करंट ठंडा है लेकिन ये आप 60 डिग्री तक लगभग पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप इसमें काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, ये आपका लगभग टेम्परेट रीजन में आप आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की बात करें तो लगभग 40-45 डिग्री से नीचे आपको नहीं जाना है। ठीक है, किसी भी कॉन्टिनेंट में। ठीक, आई होप आप समझ पाए। सिमिलरली अगर आप ऊपर की बात करेंगे तो यहां पर आपको कैनरी करंट दिख रहा है, ये ठंडा है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है। ठीक है, लेब्राडोर करंट ठंडा है। इसमें से कौन सा करंट ठंडा है, कौन सा करंट गर्म है, वो आप इस जो आपको यहां पर ये लेजेंड दिया गया है कि डॉटेड लाइन से आपको कोल्ड करंट दिखाया है, आपको सॉलिड लाइन से आपको वार्म करंट दिखाया है, ये आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं फिलहाल नाम के तौर पे केवल। बाकी इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि कौन सा करंट ठंडा क्यों है, कौन सा करंट गर्म क्यों है और किस तरीके से जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है वो सब कुछ ऐसा क्यों है, ये हम बात करेंगे अपने ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में, जहां पर हम ओशन करंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए फिर से क्वेश्चंस का डिस्कशन देखिए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, आप लोगों को वाकई में इस कोर्स को करने के बाद आई थिंक कि मजा आना चाहिए। ठीक है, अगर आ रहा है मजा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर कोर्स को शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक कीजिए और चीज़ों को जितना हो सकता है उसको फैलाइए अपने सारे लोगों में, अपने दोस्तों में चीज़ों को बताइए। ठीक है, कोई भी कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें और कोई अगर और दिक्कत आपको किसी भी बात को लेकर आती है तो हमारी ईमेल आईडी दैट इज okul.co@gmail.com पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें, सारे के सारे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल के दिन में। ओशियानोग्राफी में हम एक ही वीडियो रखेंगे क्योंकि ओशियानोग्राफी के जितने कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट वो मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू, या फिर आपको एक आइडिया लग चुका है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक दैट विल बी योर क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 2 वीडियो बन जाए, यानी कि 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल के दिन में, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।